नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आखिरकार विस्तार हो ही गया और योगी आदित्यनाथ ने 4 नए चेहरों को मंत्री बना दिया। इसमें 2 चेहरे तो ऐसे थे जिसकी लेकर पहले से ही चर्चा थी। एक थे दारा सिंह, जो कि चुनाव भी हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको एमएलसी बनाकर मंत्रिमंडल में लाया गया है। दूसरे ओम प्रकाश राजभर, जिनकी तभी से कयास लगाए जा रहे थे जब से वो बीजेपी के साथ आए हैं। अब सुबह सफा के ये जो राजभर हैं, इनका अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में जिस कदर है, उसको देखते हुए इनको मंत्रिमंडल दिया गया है। लेकिन 2 नए चेहरे जो इस मंत्रिमंडल में आए हैं, उन 2 नामों ने सबको चौंका दिया है। एक हैं साहिबाबाद से जो विधायक हैं सुनील शर्मा, 5 बार के विधायक हैं और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले वो विधायक हैं, लेकिन ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण चेहरा है। और उसकी पहले से ही इस बात को कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों का मांग थी ये बहुत ज़्यादा कि ब्राह्मणों को इसमें बढ़ावा देना चाहिए। इस क्षेत्र से कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है। पहले श्रीकांत शर्मा थे जो मथुरा क्षेत्र से थे, लेकिन जब से वो मंत्रिमंडल से बाहर हुए उसके बाद से ही ब्राह्मण वर्ग की तरफ से ये मांग उठाई जा रही थी। तो ये एक ब्राह्मण चेहरा शामिल किया गया है, जिसका इफेक्ट आप देखेंगे कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है लेकर के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा तक चले जाइए, इस पूरे क्षेत्र में सुनील शर्मा का इफेक्ट इससे दिखाई देगा। दूसरा एक चेहरा जो आरएलडी कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, वहां भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। ऐसा लग रहा था कि आरएलडी के जयंत चौधरी जो प्रमुख हैं उसके किसी जाट को मंत्रिमंडल में शामिल कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ जिस नाम को छांटा है वो आपको बता दें, अनिल कुमार पश्चिमी यूपी से हैं और दलित हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक दलित चेहरा आरएलडी के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। इसके कारण जो दलितों की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, यूं तो वो पहले से ही एक्सपोज हैं। चंद्रशेखर रावण पर हमेशा सवाल उठते हैं कि जिस तरह से वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों के दलितों की चिंता करते हैं, इसके अलावा वो कहीं जाते नहीं। अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो दलित महिलाओं के साथ सामूहिक रेप संदेश खाली में हुए, 150 से अधिक कंप्लेंट वहां बरामद, मतलब 150 से अधिक कंप्लेंट वहां दलितों पर अत्याचार, जमीन के कब्जे पर आई, लेकिन वहां ये कोई दलितों की पॉलिटिक्स करने वाला नेता नहीं गया। इस पर सवाल उठ रहे थे तो वो तो पहले ही हाशिए पर थे, लेकिन एक देखा जा रहा था कि एक युवा चेहरा, एक दलित चेहरा योगी के मंत्रिमंडल में होने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिसको आरएलडी के जयंत चौधरी ने योगी जी की सलाह पर जो नाम दिया वो वाकई में तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार से ये कहा जाए कि जातीय समीकरण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में साधने की प्रयास किया गया है। इससे आपको बता दूं कि अभी तक 52 मंत्री थे, अब 4 नए इसमें शामिल हो गए, तो मंत्रिमंडल की कुल संख्या मंत्रियों की योगी जी के कैबिनेट में वो हो गई है 56। अब इस 56 में आपको बताएं सामान्य जाति से 24 हैं, इसी में ओबीसी कम्युनिटी के 22, एससी और एसटी कम्युनिटी के 10 मंत्री हैं। यानी आप देखेंगे इसमें हर जाति का इसमें समीकरण साधते हुए योगी जी दिखाई दे रहे हैं। इसका असर क्या होगा तो कहने की कोई बात ही नहीं है। जैसा मैंने कहा, पहले जितने भी सर्वे थे उसमें दिखाई दे रहा था कि 80 में से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन अब जिस तरह से ये नए मंत्रिमंडल में लोग शामिल हुए हैं, आपको बताएं जो दारा सिंह है, जिसको दारा सिंह चौहान, लोहिया चौहान है, अब कहा जा रहा है, कुछ लोग तो उसमें विपक्ष के कह रहे थे साहब हार गया फिर कैसे मंत्री बनाया जा रहा है। उनका इफेक्ट देखिए जिसके कारण से वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके आए हैं। पहले बीजेपी में थे, समाजवादी में चले गए, फिर उसने वापसी करा। इनका जो असर है दारा सिंह चौहान का, गाजीपुर, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, घोसी, देवरिया, जौनपुर और गोरखपुर, महाराजगंज जैसे एरिए में अपनी जो कम्युनिटी इसकी है, लोहिया चौहान, लोनिया चौहान कहते हैं इनको, उस कम्युनिटी की लगभग 1 लाख वोटें हैं। इस 1 लाख वोट पर यह असर करता है। योगी जी ने इस मंत्रिमंडल से ये एक संदेश दिया है कि वो हर वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं,
हर वर्ग तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि योगी जी हर एक किसी का ध्यान रखे हुए हैं, चाहे वो उनकी योजनाएं हो सरकारी, जो भी लाभार्थी हैं उसमें आप देखेंगे कोई भेदभाव नहीं है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार में भी अब आरएलडी का कोटा है। आरएलडी को हो सकता है वो ये आज़ादी दे देते, चल भाई जिसको बनाना चाहो। तो आपने देखा कि वो जाट कम्युनिटी को किसी को भी शामिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ एमएलसी बनाना उनको एक अधिकार दिया। अब मंत्रिमंडल में शामिल करना है तो किया जाएगा, आगे की चीज़ें की जाएंगी। इसी तरह आप देखिए राज्यसभा में भी भेजना था तो भी वहाँ भी इस बात का ध्यान रखा गया है। अब जयंत चौधरी ने जो परिपक्वता दिखाई है उसका असर अब आप देखेंगे चुनाव में भी दिखेगा। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं, समाजवादी पार्टी तो अब इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो अब राम मंदिर को लेकर के माहौल उत्तर प्रदेश में बना है उसके कारण से अभी तो कृष्ण जी के मंदिर की बात चल रही है। ये दोनों चीजें जब जनता समझेगी तो ये समझ में आएगा कि जो समाजवादी अपने आप को कहते हैं वो केवल एक परिवारवादी हैं। समाजवाद का तो चोगा उन्होंने पहरा, लेकिन केवल एक जाति और एक परिवार को आगे बढ़ाया। अब वो जो जाति है यादव कम्युनिटी, भले ही सोशल मीडिया पे कुछ भी हल्ला करें, अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़े, वो ठीक है, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो समझ चुकी है कि जातियों में बंटने से कोई लाभ नहीं है। जातियों में बंटे और जाति के कारण समाजवादी पार्टी को बढ़ाया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में वो सत्ता में थे तो उन्होंने उस समाज के लिए भी कुछ नहीं किया जिस समाज ने समाजवादी पार्टी को अपना समझा। नौकरियां भी दी तो रिश्वत के आधार पे दी, काम किए तो पैसे लेकर किए, पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज योगी जी के बारे में, मैं तो उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूं, मैं गारंटी से ताल ठोक कर कह सकता हूं कि एक भी कोई बंदा यह नहीं कह सकता योगी जी के बारे में कि मैंने योगी जी को पैसे दिए तो मेरा ये काम हुआ, मेरी ये नौकरी लगी, मेरा ये ट्रांसफर, मेरी ये पोस्टिंग मैंने योगी जी को पैसे देकर कराई। योगी जी के नाम पर दी तो भी छोड़िए, कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि अगर योगी जी की नज़र में ये बात आ गई, और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सबको बता रहा हूं, योगी जी किसी से भी 1 रुपया किसी भी काम का नहीं लेते। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि योगी जी से मैं आपका काम करा दूंगा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, नौकरी, तो वो ठग रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ये दावा मैं कर सकता हूं यूपी की राजनीति को देखते हुए, और जिस तरह की निकटता मेरी भी वहां तक है, लखनऊ तक। एक अपना कोई काम आप बिना नियम कायदे कानून के नहीं करा सकते, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और ट्रांसफर तक नहीं करा सकते आप, वो एक छोटी सी बात है कि जिसकी पहुंच मंत्रियों तक है वो भी नहीं करा सकते। तो कोई गारंटी अगर योगी जी के बारे में ये दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है और आपसे पैसे ठग रहा है। और इसलिए अब जो विपक्ष है उसके पास कोई चारा नहीं है, और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। अब जो ये नया मंत्रिमंडल है जिसमें कि दलित को शामिल किया गया है, राजभर वोट शामिल हुआ है, ओबीसी कम्युनिटी, चौहान कम्युनिटी शामिल हो गई है, ब्राह्मण कम्युनिटी शामिल हो गई है, इसकी वजह से अब जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर, खासतौर पे योगी जी पे सवाल उठा रहे थे, हमने देखा है सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस तरह के स्पेसिस चलाए गए, योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, योगी जी पहले ही उन्होंने जो है देखिए कई उसमें ब्राह्मण वर्ग को मंत्रिमंडल में रखा है। जैसा कि मैंने बताया, सामान्य वर्ग भी अच्छी खासी संख्या में है, जिनकी संख्या 24 है इस मंत्रिमंडल में। तो सामान्य वर्ग में अब देखिए हर वर्ग है। तो लेकिन अब इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो माहौल यूपी का हुआ है इसका असर पड़ेगा। और अब मैं ये कह सकता हूं कि अखिलेश यादव को, अखिलेश के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनौती देगी। निश्चित समझ लीजिए, एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अखिलेश यादव लोकसभा में लड़ते, हो सकता है जनता यादव वोट उनको चली जाती, लेकिन डिंपल यादव को भी इस बार जिस भी जगह से खड़ी हो जाएगी जीत नहीं मिलेगी। आप मेरी बात लिख लेना। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए 80 में से 80 जीतने का जो लक्ष्य रखा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस नए मंत्रिमंडल, राम जी के मंदिर का निर्माण, कृष्ण जी के मंदिर के लिए योगी जी का इशारा, ये बता रहा है कि 80 की 80 सीटें
भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है इस लोकसभा चुनाव में। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।